हनुमान बेनीवाल जी, मैं रात को लास्ट तक 5 मिनट प्लस 1 इसे कर चलिए, तो आपको 1 मिनट और ज्यादा मिलेगा। चलिए पहले ही 5 मिनट कहते तो शुरू बना ही नहीं पाते साहब, है ना। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, सरकार अभिभाषण किसी भी सरकार के विजन का आईना होता है। सरकार की रीति नीति कार्यों को लेकर अभिभाषण जो बातें कही जाती है, उससे हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के विजन को समझने में, सरकार के कार्यों को मानने में आसानी होती है। मगर इस अभिभाषण के अंदर राष्ट्रपति महोदय ने 82 बिंदुओं के माध्यम से जो बातें कही, उसमें ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हुआ सरकार की कमी, खामी या नाकामी का हिस्सा थे, उनका कोई जिक्र इसके अंदर नहीं किया गया। सभापति महोदय, आपने 2047 के शताब्दी वर्ष की बात इस अभिभाषण के अंदर सरकार ने कही है, लेकिन देश का पिछड़ा वर्ग, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक ये तो आज भी अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसानों की स्थिति क्या है आपको भी पता है, और देश के लोगों को भी सच्चाई मालूम है। यहाँ तक देश का गरीब, वंचित, पिछड़ा वर्ग कैसे पहुँचेगा? क्या इसका विजन आपके पास है? क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आप जिस आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात करें, वह आज़ादी देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच पा रही है? क्या आपको भी पता है कि सच्चाई क्या है? जिस उत्तर प्रदेश का आप ढिंढोरा पीट रहे हैं, वहाँ चुनाव है, वहाँ जाकर देखिए क्या स्थिति है। आज भी वहाँ के गरीब के वोट, उनके अधिकार कुछ खास लोगों के द्वारा ही तय किए जाते हैं कि किसको मतदान करेंगे। आज भी उन लोगों को आज़ादी का मतलब तक नहीं पता। सभापति महोदय, कोरोना के संकट काल के अंदर देश को बचाने के लिए जिन कोरोना वॉरियर्स ने, योद्धाओं ने काम किया, तीसरी लहर भी चली गई, ईश्वर की कृपा रही हिंदुस्तान के अंदर। बड़ा बलिदान देने के बाद भी हम अभी सेफ साइड के अंदर हैं। मैं उन कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद देता हूं। साथ ही इस जंग में जो दिवंगत हो चुके हैं उन नागरिकों भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। महोदय, अभिभाषण में कोरोना की स्थिति और देश के स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र हुआ, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति से निपटने के लिए इंतजाम नाकाफी थे और पूरे अस्पताल के 3 से 5% बेड इमरजेंसी विभाग में और कोरोना संक्रमण के दौर में इस रिपोर्ट का खास महत्व है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार ज़्यादातर अस्पताल डॉक्टरों, विशेषज्ञ, नर्सिंग स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। साथ ही अन्य संसाधनों का अभाव और इसका असर मरीजों और खासतौर से आपात सेवाओं पर भी पड़ रहा है। सभापति महोदय, मेरी मांग रहेगी कि अस्पतालों में अविलंब मानव संसाधनों की कमी को पूरा करने की जो जरूरत देश में थी, उसको वर्तमान सरकार अपने कार्यकाल में प्रमुखता से रहे। खाली पद भरे अस्पतालों के अंदर और जो भी आधुनिक संसाधन हैं उनको लेके आम जन को बचाने के हिसाब से सारा काम दिल्ली की सरकार को। जब कोरोना की सेकेंड लहर आई तब ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, वेंटिलेटर और आपके आईसीयू वार्ड के अभाव में भी हजारों जानें इस देश के अंदर गई थी। तो संविधान और आरक्षण और दलित अत्याचार के संबंध में बिंदु संख्या 14 में राष्ट्रपति ने संविधान के शिल्पी बाबा डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, उनके आदर्शों का जिक्र तो किया, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों को खत्म करना, आरक्षण को खत्म करना नहीं है, क्योंकि आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरियों में, इसलिए सरकारी नौकरियों में कटौती का मतलब आरक्षण का कमजोर होना भी है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार वंचित वर्गों के साथ अन्याय करिए। अगर हम नौकरियों की घटती संख्या, सरकारी क्षेत्र के निजीकरण और नौकरशाही में हो रही लेटरल एंट्री में आरक्षण की अनदेखी को मिलाकर देखकर कहा जा सकता है कि वास्तव में आरक्षण ऐसी स्थिति में पहुंच रहा है जहां इसके होने या नहीं होने में खास अंतर नहीं रह जाएगा। सभापति महोदय, अभिभाषण में स्वाधीनता, सम्मान तथा भाईचारे का जिक्र किया। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि देश के उत्तर प्रदेश, बिहार और मेरे राजस्थान राज्य में दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं वे चिंताजनक है। ऐसे में सरकार को आज़ादी के दशकों बाद भी दलित उत्पीड़न के मामलों में लगाम लगाने के लिए ठोस उपाय करने की आवश्यकता थी, मगर ये आवश्यकताएं पूर्ण रूप से धरातल नहीं आ पड़ी। सभापति महोदय, देश में किसानों का जो हाल है वो आपसे छुपा नहीं। बहुत बड़ा आंदोलन देश के अंदर हुआ और 750 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी और बाद में सरकार ने तीनों कृषि बिल भी वापस लिए। मैं ये नहीं समझता कि जिन किसानों ने, जिन जवानों ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया, एनडीए के साथ साथ अकेली भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट देकर अकेले बहुमत दिया, उसके बावजूद भी किसानों को भूल कैसे रहे, जवानों को भूल कैसे रहे? मैं ये याद दिलाना चाहूँगा, बिंदु संख्या 22 से लेकर 29 तक कृषि से जुड़े मामलों का बखान किया गया। पिछले साल हमने देखा कि सरकार ने ये स्वीकार किया कि हमारी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई। अध्यक्ष जी, तपस्या तो सरकार कर रही थी, इस तपस्या में वो स्वा किसानों को कर रही थी। 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत को बिना स्वीकारे सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया, मगर किसान आंदोलन के दौरान जो हड़धर्मिता सामने आई वो पूरा देश जानता है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसानों की आय दुगनी करेंगे और किसान इन पर भरोसा करके 2 बार इनको सत्ता के अंदर लेकर आए। सदन को याद दिलाना चाहूँगा कि इसी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करने का टारगेट निर्धारित किया, लेकिन इनके वादे और जमीनी हकीकत की खाई ने भारत के किसान को संकट को दुगना कर दिया। एनएसएसओ की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में
किसान परिवारों की वार्षिक कृषि आय में 2002-03 से 2012-13 के बीच औसत वृद्धि लगभग 20% जो 12-13 से 18-19 के बीच लगभग 12% तक गिर गई, और ये भी तब जब कृषि का अनुमानित विकास दर 4.5% है। समझ महोदय, किसान आत्महत्याएं कर आजादी के 70 साल बाद 2021 में आए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 20 में किसान आत्महत्या में वृद्धि दर्ज की गई। पीएम किसान योजना को लेकर कई बार किया गया। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि देश में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों की आत्महत्याओं में भी 18% भारी वृद्धि देखी गई, जिन्हें पीएम किसान जैसी योजना को लाभ से बाहर रखा गया। किसान